तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ। कॉलेज से लौटने पर दिशा ने पूछा, मम्मी, नीति दीदी कहाँ हैं? अरे, आज उसके ससुराल से फ़ोन आ गया। उन लोगों को लहंगे की शॉपिंग करनी थी, इसलिए नीति शरद के साथ चली गई। रोहिणी जी ने दिशा को बताया। वाह, फिर तो शाम को ढेर सारी गॉसिपिंग सुनने को मिलेगी। अच्छा मम्मी, आप बैठो, पापा भी आ रहे होंगे। मैं चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए दिशा रसोई की ओर चली गई। रोहिणी जी जाती हुई दिशा को एकटक निहारती रहीं। उनको वो दिन याद आ गया जब उन लोगों ने दिशा को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में देखा था। नितिन और रोहिणी जी तो दिशा की सुंदरता, उसके नृत्य, व्यवहार पर लट्टू हो गए थे। उन्होंने दिशा के बारे में वहीं पूछताछ की और उसी शादी में उसके मम्मी पापा से उसका हाथ मांग लिया। नितिन इनकम टैक्स ऑफिसर था और अच्छा गबरू जवान था। बस सब कुछ वहीं तय हो गया और दिशा के स्नातक में इम्तहानों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हुई। मम्मी, चाय पकोड़े आ गए और पापा भी आ गए। आप कहाँ पहुँच गए थे? दिशा ने मम्मी को चाय पकड़ाते हुए कहा। तेरी मम्मी को अब मुझसे कोई मतलब नहीं रहा, बुढ़ा हो गया हूँ ना। गुप्ता जी हंसते हुए बोले, तुम दोनों बाप बेटी जब देखो तब मेरी टांग खींचने बैठ जाते हो। रोहिणी जी थोड़ा मुनमुनाते हुए बोली, अच्छा सुनो बेटा दिशा, आज शाम को सुधाकर आ रहा है। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त सुरेश का बेटा है। यहाँ तेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। उसका मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में रहने को बोल दिया है। तुम जरा कमरा ठीक कर देना। गुप्ता जी ने दिशा और रोहिणी जी को बताया। ठीक है पापा। और हाँ पापा, अब अगले महीने शादी है तो सभी लिस्ट चेक कर लीजिए। जो जो काम रह गया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। दिशा पापा को बोल अपने कमरे में चली गई। हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें दिशा मिली। नितिन के सारे फर्ज खुद निभा रही है। रोहिणी जी आंसू पोंछते हुए बोली, कमरे में चली गई। अगले महीने नीति की शादी थी। सभी लोग उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त हो गए। नीति और दिशा दोनों ननद भाभी कम बहनें ज़्यादा लगती। सारे काम नीति दिशा की सलाह से ही करती। उस दिन जब नीति शरद के साथ जाने लगी तो दिशा को ना चाहते हुए भी नितिन की याद आ गई। वो तो पागल सा रहता था दिशा से मिलने के लिए। कॉलेज के बाहर अक्सर मिलने पहुंच जाता था। वैलेंटाइन डे वाले दिन गुलाबी सूट में दिशा को देख उससे रहा नहीं गया और उसने दिशा को थोड़ा पास खींच उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी। फिर दिशा की गुलाबी पड़ गए चेहरे को देख उसकी खूब हंसी बनाई। सुनिए, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुधाकर ने पीछे से दिशा को आवाज़ लगाई तो वो हड़बड़ा गई। उसे लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई और हड़बड़ा कर वहीं रखे स्टूल से टकरा कर गिर गई। सुधाकर ने तुरंत उसे संभाल लिया। अरे संभल कर, चोट तो नहीं लगी आपको? दिशा बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में भाग गई। तभी गुप्ता जी आ गए। सुधाकर ने कहा, बहुत शर्मीली है आपकी छोटी बेटी। मैंने कॉलेज में भी देखा था है। वो किसी से बात नहीं करती। बेटी नहीं बहू है मेरी। वह बेटे का पूरा फर्ज निभा रही है। हम भी उसके माँ बाप बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शादी के 1 साल बाद ही हमारा बेटा नितिन एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया, पर दिशा ने अपने मायके जाने से मना कर दिया। हम भी उसे बेटी बना अब पढ़ा रहे हैं जिससे अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सुधाकर यह सब सुनकर सुन्न सा हो गया। भगवान, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। गुप्ता जी सुधाकर का सभ्य व्यवहार देख उसे भी शादी की तैयारी वगैरह में नीचे ही बुला लेते। उस दिन रोहिणी जी ने दिशा को बोला, देख दिशा, यह लहंगा तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो तेरे लिए बहुत अच्छा लगा, पर मम्मी ये तो बहुत चटक रंग का है, मुझ पर नहीं भाएगा
और लोग भी क्या कहेंगे। दिशा ने थोड़ा असहज होकर बोला, आप इस लहंगे में बहुत अच्छी लगेंगी, और जब अपनों को परेशानी नहीं तो दूसरों की परवाह क्यों करना। सुधाकर ने बड़े सहज भाव से दिशा को बोला। वही तो दिशा भाभी, सुधाकर भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब तय है आपको यही लहंगा पहनना होगा। एक बात और मम्मी पापा, भाभी ही मुझे स्टेज तक ले जाएंगी, भैया होते तो। इतना कहकर नीति का गला भर गया और वह दिशा के गले से लग गई। शादी का दिन भी आ गया था। दुल्हन बनी नीति बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर रानी रंग के लहंगे और हल्के मेकअप में दिशा की सुंदरता तो देखते बनती थी। स्टेज पर ले जाते समय अचानक सुधाकर ने दूसरी तरफ से नीति को संभाल लिया, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। नीति के मुंह से निकला, भैया आप, और वो बस सुधाकर को देखती रह गई। सबकी आंखें झलक गई थीं, पर लोग दिशा को चटक रंग के लहंगे में देख कानाफूसी करने से नहीं चूक रहे थे, जिनकी आवाज़ें दिशा के कानों में भी पहुंच रही थीं। रात को फेरे का समय नीति को मंडप में बैठा देख दिशा अपने मंडप में पहुंच गई। मांग भरते समय नितिन ने कैसे उसके कान में कहा था, मुबारक हो, आज से आप पूरी की पूरी मेरी हुई। और दिशा एकदम सिहर गई थी। नितिन की याद आ रही है। अचानक से पास बैठे सुधाकर ने दिशा को धीरे से बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नीति की रस्मों में खो गई थी। कितनी प्यारी लग रही है ना नीति, दिशा ने हिचकिचाते हुए बोली। मंडप के नीचे बैठ अगर आपको अपने पति की याद आ जाए तो यह बहुत स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सुधाकर ने दिशा की परेशानी को समझते हुए कहा। पर एक विधवा के लिए वो सब सोचना पाप समान है। समाज एक विधवा को आज्ञा नहीं देता कि वो किसी भी तरह के प्यार या किसी खूबसूरत पल के बारे में सोचे भी। दिशा ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बह जाने दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। वैसे आप रोते हुए भी प्यारी लगती हैं, सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिशा उसे बस एकटक देखती रही। अगले दिन विदा हो गई। सारे मेहमान चले गए। घर एकदम सूना हो गया। अब बस घर में दिशा और मम्मी पापा थे और ऊपर सुधाकर। पर उस दिन के बाद ना जाने क्यों दिशा सुधाकर से मिलने से कतराने लगी। अगले दिन जब सुधाकर कॉलेज के लिए निकल रहे थे तो गुप्ता जी बोले, बेटा अगर तुम बुरा न मानो तो दिशा को भी साथ में ही कॉलेज लेते जाया करो। अब वो अकेली रह गई है तो मुझे उसकी थोड़ी चिंता होती है। पर पापा मैं अकेले जा सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं दिशा को ले जाया करूँगा, सुधाकर ने दिशा की बात काटते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, गुप्ता जी बोले। इसी तरह समय गुजरता रहा। रास्ते में पहले तो दिशा सुधाकर से बहुत कम बात करती, पर धीरे धीरे वो भी सुधाकर के साथ सहज हो रही थी। दिशा ढेर सारी बातें बताती और सुधाकर बड़े चाव से उसकी बातें सुनते। इधर दिशा ने महसूस किया कि वो कभी कभी सुधाकर के व्यक्तित्व में इतना खो जाती है कि वो अपना भविष्य सुधाकर के साथ देखने लगती है, पर होश आते ही अपनी भावनाओं को दोबारा 7 तालों में बंद कर देती, क्योंकि उसके लिए तो यह सब सोचना भी पाप है। इम्तिहानों के बाद दिशा का परिणाम बहुत अच्छा आया। दिशा उस दिन बहुत खुश थी। पता नहीं कैसे बच्चों सा उछल उसने सुधाकर का हाथ पकड़ उससे कहा, आज कॉफ़ी पीने चले? क्यों नहीं, आखिर आज खुशी का दिन है, सुधाकर ने हंसते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। पर दिशा को जैसे ही कुछ समझ आया उसने अपना हाथ खींच लिया। अब धीरे धीरे दिशा और सुधाकर एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे। हालांकि दिशा इस बात को समझ बार बार अपने कदम पीछे लेती, फिर सोचती, नहीं यह सब मुझे नहीं करना है, मुझे नितिन की मम्मी पापा का ख्याल रखना है। पर उसका मन था कि उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। एक दिन दिशा कुछ बक बक करे जा रही थी और गंभीर स्वभाव को सुधाकर बस उसे एकटक निहार रहा था,
कि अचानक उसने दिशा का हाथ पकड़ कहा, दिशा, मैं तुम्हारा हाथ सारी जिंदगी के लिए पकड़ना चाहता हूँ। और उसके हाथ पर हल्के से किस कर लिया। दिशा के दिल की धड़कनें उसे बाहर तक सुनाई दे रही थीं। वो पूरी तरह से घबरा गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह पाप मैं नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से अकेले ही घर चली गई। घर जाकर वो बहुत रोई और उसने सोच लिया कि अब वो कभी सुधाकर से बात नहीं करेगी। अगले दिन उसने सुना कि मम्मी पापा को बोल रही थी कि सुधाकर चाबी देकर 15 दिनों के लिए अपने घर गया है, लौटते समय अपने पापा को लेकर आएगा। यह सुनकर दिशा को बहुत राहत आई और उसे लगा कि वो कोई पाप कर बच गई। पर एक हफ्ते बाद ही उसे सुधाकर की याद आने लगी। वो थोड़ा बेचैन सी रहने लगी। उसका किसी काम करने में मन नहीं लगता। अपने मन की व्यथा वो मम्मी को बताना चाहती थी, पर रुक जाती, यह सोचकर कि मम्मी उसे गलत समझेंगी। सुधाकर लौट आया था अपने पापा के साथ। उसकी मम्मी काफ़ी बरस पहले ही किसी बीमारी में चल बसी थी। शनिवार को जब दिशा कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा कि सुधाकर और उसके पापा नीचे उसकी मम्मी पापा के साथ बैठे हैं और सब खूब खुश होकर बात कर रहे हैं। दिशा को देख मम्मी ने उसे अपने पास बैठा लिया और सुधाकर के पापा से मिलवाया। सुधाकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी सुधाकर के पापा बोले, बेटा, हम तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तो तैयार हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ है। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? दिशा सकपका कर खड़ी हो गई और बोली, पर मम्मी, यह संभव नहीं। दुनिया वाले आपको और मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे आपके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। दुनिया वालों की फिक्र की तो सांस लेना भी दूभर कर दें। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों से मतलब है। गुप्ता जी ने दिशा को बोला, देख बेटा, अभी उम्र ही क्या है। इस उम्र में तो लड़कियों की शादी होती है, पर नियति ने तेरे संग बहुत गंदा खेल खेला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियों से वंचित कर दिया जाए। तुम अगर अपने भविष्य के रंगीन सपने देखती हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही तुम कोई पाप कर रही हो। इस बात को अपने दिमाग निकाल दो बेटा। यह सब बहुत स्वाभाविक है। तुम्हें हक है अपने हिस्से की खुशियाँ ढूंढने का। तुम हमें अपना मम्मी पापा कहती हो, हमें हमारी दूसरी बेटी के हाथ पीले करने का हक दो बेटा। अब हम तुम्हारी झोली खुशियों से भरना चाहते हैं। रोहिणी जी ने बहुत प्यार से दिशा को समझाया। पर पापा, पर वर कुछ नहीं बेटा। अब तुम हमारा कहा मानो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सुधाकर बहुत ही सभ्य लड़का है। मुझे विश्वास है वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ देगा। जी लो अपने हिस्से की खुशियाँ बेटा, गुप्ता जी ने दिशा को बोला। दिशा ने मम्मी का हाथ तेजी से पकड़ हाँ में अपना सर झुका दिया। गुप्ता जी अपने दोस्त सुरेश को गले से लगा बोले, अब हम दोस्त नहीं समधी हैं। सुधाकर चुपके से मुस्कुराते हुए अपनी होने वाली बीवी को देख रहा था और गुलाबी हो गई दिशा की निगाहें नीचे ज़मीन में गड़ी थीं। दोस्तों, पुनर्विवाह को पाप ना समझें, इसे बढ़ावा दें। सबको अपने हिस्से की खुशियाँ जीने का हक है। उम्मीद है आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे, तो अपनी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी इस दिल को छू लेने वाली कहानी के विषय में भी अपनी राय ज़रूर दीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।